हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। देखिए साथियों, जो एसएससी एमटीएस रेलवे दिल्ली पुलिस के जीके जीएस की जो क्लास चल रही है उसके अंदर आज नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं एपिसोड नंबर 2। और इस एपिसोड नंबर 2 के अंदर देखेंगे हम टॉप 30 क्वेश्चंस। और ये पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे आधारित पैटर्न है और इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनकी पूरी डिटेल में हम आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखिए साथियों, ये एक क्लास किन किन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एसएससी के अंदर एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ आदि पोस्टों के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ रेलवे के अंदर बात करें तो ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएसएम के जैसी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही दिल्ली पुलिस और अन्य राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एथलीट फूड के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। देखिए साथियों, एथलीट फूड, देखो एक ट्रिक बता देता हूँ कि गंजा दामाद फूड खाए। कौन सी ट्रिक है? गंजा दामाद फूड खाए। तो ये किससे होती हैं? तो ये होती हैं कौन से? कवक से। कौन से होते हैं? कवक से होती हैं। गंजा दामाद फूड खाए। देखियो, गंजापन और दमा, दाद, खाज, खुजली और फूड मतलब एथलीट फूड, ठीक है ना। ये किन से होते हैं? तो ये होते हैं कवक से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसकी डिटेल की ओर कि गंजापन। तो गंजापन ये एक टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल जड़ जाते हैं तो ये गंजापन हो जाता है। फिर आता है दमा। दमा कैसे कहते हैं? तो देखो, इस रोग के अंदर मनुष्य के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। तो दमा के अंदर क्या होता है कि मनुष्य के फेफड़े क्या काम करना बंद कर देते हैं। और दांत के अंदर क्या होता है? ये एक संक्रामक रोग है और इससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण ये एलर्जिक टाइप होते हैं, ठीक है। फिर होता है खाज। और खाज ये भी एक त्वचा रोग है और इसमें सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। और एथलीट फूड की बात करें तो कवक द्वारा लगने वाला रोग है जिसमें पाँव की त्वचा सल्की होकर टूटने लग जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथलीट फूड। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ इस प्रकार के करंट अफेयर्स के, जीके के, जीएस के और रीजनिंग मैथ के क्लासें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको सबसे पहले मिले। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 27 दिन। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 था कुछ, यहाँ पे लग 31 दिन, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 27 दिन। इसका सही आंसर तो जैसे एग्जैक्ट पॉइंट देखे तो 27.3, 27 दिन 3 घंटे लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑप्शन के जो पास में है वो इसका सही आंसर है 27 दिन। कौन सा है? 27 दिन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अब देखिए इसकी डिटेल की ओर कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना गुना है। तो वो है 1/6 गुना, ठीक है ना। पृथ्वी पर जब 1:6:1 के अंदर है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के अंदर ये चंद्रमा कितने दिन लेता है। तो 27.3 दिन लेता है। और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर करने के लिए 27.3 दिन लगता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया। देखिए साथियों, दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 बड़े बड़े राजवंशों ने राज किया है, जिसके अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि सैयद वंश के ठीक बाद में किस राजवंश ने राज किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? लोधी वंश, ठीक है। अब देखो चलते हैं पूरी डिटेल के साथ और 5 जो राजवंशों ने राज किया है उसकी मैं पूरी डिटेल के साथ ट्रिक के साथ बताता हूँ कि देखो इसकी एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, क्या हो गया? अरे 1 मिनट। देखो एक ट्रिक है इसकी कि गुलाब खिले तो सांस लो। क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए इससे हो जाएगा गुलाब वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? गुलाब वंश हो जाएगा। खिले से हो जाएगा खिलजी वंश। क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। और तो से हो जाएगा तुगलक वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? तुगलक वंश। और सैयद, सांस से हो जाएगा सैयद वंश।
और लो से हो जाएगा लोधी वंश। ये 5 जो राजवंश है, बड़े बड़े राजवंश, इन्होंने शासन किया है। और देखिए गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया है, तो 1206 से 1290 के अंदर। खिलजी वंश ने कब से कब तक किया है, तो 1290 से 1320। और तुगलक वंश ने किया है 1320 से 1414। फिर आता है सैयद वंश, और सैयद वंश करता है 1414 से 1451। और फिर आता है लोधी वंश जिन्होंने किया है 1451 से 1526। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि कौन कौन से दिल्ली सल्तनत पर किन किन वंशों ने राज किया है। और फिर देख लेते हैं, देखिए गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका अंतिम शासक हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का यदि कह सकते हैं कि भतीजा या दामाद उसका, वो था इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था वो था आराम शाह। लेकिन आराम शाह जब शासक बना 1210 के अंदर, तो उसका ताकत नहीं थी, इसके कारण इल्तुतमिश उसको मार के शासक बन गया। और 1210 से लेके 1211 से लेके 1226 तक इन्होंने शासन किया बिना किसी उपाधि के। फिर 1236 तक, 1226 से 26 तक इसको शासक की मान्यता मिली, और 1236 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। फिर आती है इसकी बेटी रजिया सुल्तान, और 1236 से 1240 तक जो शासन करता है वो होती हैं रजिया सुल्तान। इस प्रकार यदि भारत पे यदि राज करने वाली, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका पूछे, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा। और कब से कब तक किया है, तो ये 1236 से 1240 के अंदर। और किस वंश से थी, तो वो थी गुलाम वंश से। तो और इसका अंतिम शासक होता है शमसुद्दीन। कौन होता है, शमसुद्दीन। फिर आता है खिलजी वंश। देखो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे जलालुद्दीन खिलजी। और यदि इसका वास्तविक संस्थापक पूछे, तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और एमबीटी आपको पता है, फिरोज शाह तुगलक। इनकी डिटेल भी एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पूरी दिल्ली सल्तनत की डिटेल के माध्यम से क्लास लेके आपके सामने आऊँगा एक दिन। और सैयद वंश खिज्र खां, और लोधी वंश के बेहलोल। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर 5 बड़े बड़े राजवंशों ने राज किया है, उनकी डिटेल में आपके सामने बता दी है। और यह ट्रिक याद रखना है कि गुलाब खिले तो सांस लो। कौन सी ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गदाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो ये है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। किसका है, आंध्र प्रदेश का। देखो सत्रिया कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है असम का। कहाँ का है, असम का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। कहाँ का है, मणिपुर का। और कथक कहाँ का है, तो ये है उत्तरी भारत का। कहाँ का है, उत्तरी भारत का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश वाला जो नृत्य है उसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित हैं। किसके आधार पर है, तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित हैं। और इस नृत्य के प्रमुख जो नृत्य हैं वो है दशावर्त शब्दम, मंडूक शब्दम, और प्रहलाद शब्दम, और श्री राम पट्टाभिषेकम। ये इसकी शैलियाँ हैं। और इसके आधुनिक काल में उच्च स्तर पर जो लाने का श्रेय है वो है लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। किसका है, तो कुचिपुड़ी को जो प्रकाशन में लाने का श्रेय है जाता है, वो जाता है लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। और इसके सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुरु चेना सत्यम। कौन है, गुरु चेना सत्यम। अब देख लेते हैं अन्य जो नृत्य के हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, और स्वपन सुंदरी हैं, राधा रेड्डी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, यामिनी रेड्डी हैं, कौशल्या रेड्डी है। ये इनके जो नृत्य हैं उनके नाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। देखिए साथियों, जो भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है वो है, देखो कथक कहाँ से हो जाएगा, कथक अभी मैंने बताया है कहाँ से हो जाएगा, उत्तरी भारत। कहाँ से हो जाएगा, उत्तरी भारत। फिर आता है ओडिसी, वो हो जाएगा ओडिशा से। कहाँ से हो जाएगा, ओडिशा से। भरतनाट्यम कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु से। कहाँ से हो जाएगा, तमिलनाडु। और कालबेलिया कहाँ से होगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान से। कहाँ से हो जाएगा, राजस्थान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नृत्य शैली के अंदर राजस्थान से संबंधित नृत्य है वो है कालबेलिया नृत्य। अब देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेल के। कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य है
और ये सपेरा जाति को कहा जाता है, कालबेलिया सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इस जाति का नृत्य कहा जाता है। देखिए राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो देखो गापाल, घूमर, बगेरिया, गणगौर, गोपिका, लीला डांडिया, कृष्ण नृत्य और गिद्दड़, ये कहाँ के हैं। और देखो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है कि तेरे ताली नृत्य कहाँ का है, तो वो भी राजस्थान का है। और राजस्थान के किस लोक देवता के यादगार में गाया जाता है, तो वो गाया जाता है रामदेव जी के यादगार। रामदेव जी की जो फट गाई जाती हैं उसके साथ साथ तेरे ताली नृत्य किया जाता है। और फिर आता है देखो गोवा के जो लोक नृत्य हैं वो हैं जागोर, खोल, ढकनी। देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो साथ साथ ऐसे याद करो कि गोवा की क्या है, जागो, खोल, ढकनी, ये इसका ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के देखो गोड्डा, टपाली, नवरानी, दीवारी और रीना, चेत, सुआ, मांदरी, भोगौरिया, ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हो जाएंगे। महाराष्ट्र के कौन कौन से हो जाएगा, तो देखो लावणी महाराष्ट्र की है, और मोनी लेजम, तमाशा, ये भी महाराष्ट्र का, कोली, बोहेदा, पोवाड़ा, ये कहाँ के हो जाएंगे, महाराष्ट्र के लोक नृत्य हो जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1828 में कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। देखिए ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की और कब की, तो 1828 के अंदर। कहाँ पे की, तो हो जाएगा कलकत्ता। और ब्राह्मण समाज की स्थापना की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। किसने की, राजा राम मोहन राय। अब देखिए राजा राम मोहन राय ने कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 के अंदर ब्राह्मण समाज की कोलकाता के अंदर स्थापना की गई, द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर। और सती प्रथा के अंदर भी इन्होंने रोक लगाई थी, और इसके प्रमाण जो मिलते हैं वो 510 ईस्वी के अंदर गुप्त काल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, गुप्त काल से मिलते हैं। और 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अगुवाई में राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के साथ अथक प्रयास के साथ इसको अमान्य घोषित किया गया। और इन्होंने किस किस प्रथा को समाप्त किया है, तो देखो ठगी प्रथा और शिशु बलि प्रथा को भी समाप्त किया है। देखो आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज के हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, देखो एक है सत्य शोधक समाज, और सत्य शोधक समाज के कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे ज्योतिबा फूले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द दिया है वो दिया है आर्थर टेंसले ने। किसने दिया है, आर्थर टेंसले ने दिया है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो बी ऑप्शन है आर्थर टेंसले, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं, देखिए इसकी डिटेल। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से 2 तत्व होते हैं, तो एक होता है जैविक तत्व और एक होता है अजैविक तत्व। कौन कौन से होते हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व 2 होते हैं। और जैविक तत्व के अंदर 3 जने आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और आपको पता है उत्पादक कौन, पेड़ पौधे हो जाएंगे, और उपभोक्ता कौन हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी उपभोक्ता हो जाएंगे। अपघटक के अंदर जो कवक फंजाई आती हैं वो क्या इसके अंदर आएगी, अपघटक के अंदर आएगी। अजैविक तत्व के अंदर कार्बनिक घटक होते हैं, अकार्बनिक घटक होते हैं और भौतिक घटक होते हैं। देखो कार्बनिक घटक के अंदर जल है, लवण है, गैस है, ये सब आ जाएंगे जो कार्बनिक है। और फिर अकार्बनिक घटक के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, यूरिया है, हुरमुस है आदि आ जाएंगे। भौतिक घटक के अंदर ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ताप ये आ जाएंगे। देखिए ये मैंने चित्र के माध्यम से बताया है कि देखो सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, उसके नहीं सॉरी जो ये उत्पादक होता है, उत्पादक को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है, द्वितीय उपभोक्ता खाता है, और द्वितीय उपभोक्ता को खाता है तृतीय उपभोक्ता। और फिर आता है सबसे बड़ा उच्च उपभोक्ता करता, और फिर ये मिल जाता है अपघटक के अंदर, और इसका पूरा समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर के निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की थी। देखिए समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो थी ऑप्शन नंबर 4 से इसका आंसर हो जाएगा कविराज। किस क्या उपाधि थी, कविराज। यदि आपसे पूछ लें कि समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था उनकी कौन सी उपाधि थी, तो कविराज उपाधि थी। देखिए समुद्रगुप्त ने 325 से 375 तक राज्य किया और कविराज की उपाधि धारण की, और एक श्रेष्ठ वीणा वादक भी थे। अब देखिए टोटल जो भी राजवंश हुए हैं उनकी ट्रिक के माध्यम से हम बता देते हैं। देखिए हसीना मासूक सी बस में चुप वासु, तो इससे हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सूंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश,
बिंबिसार वंश, शिशुनाग वंश, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र। देखो यहाँ से हरेक वंश से, सॉरी देखो हरेक वंश से कौन हो जाएगा, बिंबिसार। शिशुनाग वंश हो जाएगा शिशुनाग, नंद वंश हो जाएगा महापद्मनंद, मौर्य वंश हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, सूग वंश हो जाएगा पुष्यमित्र सूंग, कर्ण वंश के हो जाएंगे वासुदेव, और सातवाहन वंश हो जाएगा सिमुक। ये इनके टोटल जो संस्थापक हैं वो है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। विवर्तनिक मतलब जो उल्कापिंड या कह सकते हैं हम विवर्तनिक गतिविधियों के कारण ये बनी है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील। और यदि आपसे पूछ ले हैं कि वुलर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछ ले तो भी वो क्या हो जाएगी, वुलर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे चिल्का झील। और कहाँ पे स्थित है, वो हो जाएगी चिल्का झील ओडिशा के अंदर। अब देखिए ऑप्शन नंबर जैसे 3 नंबर है जैसे लोकटक झील, तो लोकटक झील कहाँ पे है, तो ये मणिपुर के अंदर है। और इस झील के अंदर एक काबुल लामजाऊ नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हुआ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। फिर आता है डल झील, और डल झील भी कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। चलते हैं, देखो विवर्तनिक झील किसे कहते हैं, कि धरातल के बड़े भाग के धंसने या ऊटने के कारण इसका निर्माण होता है। और कश्मीर की जो वुलर झील है उसको झेलम नदी का उद्गम भी माना जाता है। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेगून अथवा अनूप झील कैसे कहते हैं, तो वो तटीय समुद्री जैसे जल का कुछ भाग बालू या परवाल भित्ति द्वारा मुख्य भूमि से अलग झीलनुमा आकृति बना लेता है, उसे क्या कहते हैं, लेगून झील या अनूप झील। देखो भारत के अंदर प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, वुलर झील कहाँ से हो जाएगी, जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ पे हो जाएगी, जम्मू कश्मीर। सात ताल झील उत्तराखंड के अंदर हो जाएगी। सांबर झील राजस्थान के अंदर। राजसमंद झील राजस्थान के अंदर। फिर आता है लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर। केरल के अंदर आ जाती है वेमनाड झील। अष्टमुदी झील हो जाएगी तमिलनाडु के अंदर। पुलिकिट झील हो जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर। ओडिशा के अंदर चिल्का झील, और मणिपुर के अंदर हो जाएगी लोकटक झील। ये टोटल प्रमुख जिले हैं जो मैप के साथ माध्यम से मैं आपके सामने बताया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नुआखाई उत्सव जो भारत में किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है नुआखाई जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा के अंदर। कहाँ पर मनाया जाता है, ओडिशा के अंदर। देखो असम के अंदर मनाया जाता है, कामाख्या माता का मंदिर है असम के अंदर, वह मनाया जाता है। चलते हैं, देखो मदुरई के अंदर, मदुरई जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो मदुरई के अंदर है। मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। देखो फिर चलते हैं, और ओडिशा के अंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर एक है। गुजरात के अंदर मोढेरा का सूर्य मंदिर एक। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सूर्य मंदिर है। तो देखो ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, तो केरल के अंदर। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ओणम और पोंगल, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल के अंदर, और पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर। हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है, और हरेला उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। देखो हरेली कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़, और हरेला कहाँ पे, उत्तराखंड। ये भी आपको कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। और खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। मांजुली, देखो मांजुली द्वीप कहाँ पे, असम के अंदर है, तो मांजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, असम के अंदर। नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा के अंदर। पुष्कर झील जो जम्मू कश्मीर के अंदर है एक। देखो पुष्कर झील यदि पूछे अजमेर के अंदर भी है, और पुष्कर महोत्सव कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। सरहुल कहाँ का त्यौहार है, ये हो जाएगा झारखंड। और हॉर्नबिल कहाँ का हो जाएगा, नागालैंड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है। देखिए वार्षिक बजट को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, और संविधान के अंदर जो उल्लेख है 112 अनुच्छेद के अंदर, वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए संविधान के 112 नंबर अनुच्छेद के तहत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। और इसका जो हम बोलते हैं कि बजट बोलते हैं, बजट कहीं भी हमारे संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, और बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वहाँ पे है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। भारत में बजट पहली बार जो आया था वो 7 अप्रैल 1860 के अंदर स्कॉटिश अर्थशास्त्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता थे जेम्स विल्सन। कौन थे, जेम्स विल्सन थे। उन्होंने देश का जो पहला बजट क्राउन के सामने पेश किया था, और जो क्राउन थे, क्राउन जो राजा होते थे उनके सामने पेश किया था। आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो ये पूछ ले तो आपको बताना है कि 26 नवंबर 1947 को जो उस समय के तात्कालिक आरबीआई के गवर्नर थे, नहीं आरबीआई सॉरी वित्त मंत्री थे, और उस समय वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी थे, उन्होंने पेश किया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के बारे में क्या है। देखिए अनुच्छेद 51A पूछ ले तो वो होता है मौलिक कर्तव्य। देखो बाघ से ही हम देख सकते हैं कि बाघ ए किससे हैं तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी है नागरिकता, सी जो सॉरी 2 नंबर भाग है वो है नागरिकता, और 3 नंबर भाग हैं जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और फिर आता है नीति निर्देशक तत्व जो भाग नंबर 4 के अंदर है। फिर आता है भाग 4A जिसके अंदर 51A आता है। और ये मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 अलग है और अनुच्छेद 51A अलग है, ठीक है ना। अनुच्छेद 51A है वो है मूल कर्तव्य से, और अनुच्छेद 51 है वो देखते हैं हम कि वो किससे संबंधित है, वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 से इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नागरिकता के लिए समान नागरिक संहिता है वो है अनुच्छेद 44 के अंदर। कौन सा अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 44 के अंदर है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का वाला कौन सा संविधान है, अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 50। कौन सा है, अनुच्छेद 50 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक हम देखते हैं कि 36 के अंदर राज्य की परिभाषा है, 38 के अंदर राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था है, और देखो 39 के समान न्याय है, 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन है, 41 के अंदर है काम शिक्षा और लोक सहायता, 43 के अंदर है मजदूरी का कार्य, ये टोटल कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो आज तक ज्ञात तत्व है 118 तत्व है, धातु 91, अधातु 7 है। इसकी खोज किसने की, तो मोज़ले ने की, ठीक है ना। ये आवर्त सारणी वर्तमान की आवर्त सारणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के पड़ोसी देश जो अफगानिस्तान है उसकी राजधानी क्या है। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, वो है काबुल। काठमांडू किसकी है, नेपाल की, ठीक है ना। कराची कहाँ का शहर है, तो पाकिस्तान का शहर है। कंधार भी पाकिस्तान का शहर है, लेकिन इसकी राजधानी अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल। देखिए पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी देख लेते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी है, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू हो जाएगी, भूटान की थिम्पू हो जाएगी, बांग्लादेश की ढाका हो जाएगी, म्यांमार की नेपियदा हो जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जावेरी बेन इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी। तो जावेरी बेन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से थी, तो वो है थी मणिपुरी से। किससे थी, मणिपुरी से। और ये मणिपुरी कहाँ का लोक नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य है तो मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो वो केरल का है। ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिशा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। देखो मणिपुरी के अंदर देखो वैष्णव धर्म में प्रभावित नृत्य जो भक्ति तत्ता उसको त्याग पर बल देता है। किस पे बल देता है, वैष्णव धर्म के जो प्रभावित नृत्य भक्ति है उन पे बल देता है। और जावेरी बेन दर्शन नैना सुवर्णा रंजना गुरु अमली सिंह सविता मेहता और कलावती देवी ये सब किससे संबंधित है, तो मणिपुरी से संबंधित है। चलो आज की क्लास का समाप्त यहीं पे होता है। धन्यवाद। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा साथ ही साथ और वीडियो पाने के लिए हमारे यहाँ पे राइट साइड में बेल आइकन दिया हुआ है, उस बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।